वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। पिछले चैप्टर जो है आपका वो है एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसमें आपने एटम्स पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स पढ़ा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर में पढ़ा एटम्स होते क्या है, इस चैप्टर में देखेंगे कि उस एटम का स्ट्रक्चर। तो इसमें 3 मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको आते होने चाहिए। 3 एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड और बोहर का मॉडल, ठीक है। In the chapter 3, we learnt that atoms and molecules are the fundamental building block of matter. कोई भी मैटर है वो किससे बना होगा? या तो फिर वो एटम से बना है। एटम्स जब कंबाइन होते हैं आपस में वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है ना। ये क्या है? एटम है। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल भी 2 तरह के होते हैं, वो आपने फर्दर चैप्टर 3 में कर लिया है। दी एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, हमें हर जगह सॉलिड देखने को नहीं मिलता है ना, या फिर एक ही तरह का मैटर लिक्विड देखने को नहीं मिलता या गैस, है ना। मैटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ड्यू टू डिफरेंट एटम्स, क्योंकि उनमें डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ एक ही एटम से मिलके बनी है, नहीं, हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर देखने को मिलता है क्योंकि वो डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है। कॉन्स्टिट्यूटिंग दैम, नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट मेक्स एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट। क्या ऐसा होता है एटम में कि वो एक एलिमेंट, मतलब ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, दोनों आपस में डिफरेंट क्यों होते हैं? इन दोनों के अंदर ऐसा क्या है कि ये दोनों ही आपस में बेटा डिफरेंट है? आर एटम्स रियली इनडिविजिबल? क्या एटम्स इनडिविजिबल है? डिविजिबल मतलब जो चीज़ डिवाइड हो सके, है ना। अगर मैं उसको तोड़ूँ तो वो फर्दर टूट सके, लेकिन इनडिविजिबल मतलब जो कभी टूट ही नहीं सकता, मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्या मैटर सच में इनडिविजिबल है? क्या मैटर को मैं फर्दर सच में नहीं तोड़ सकती? एज प्रपोज्ड बाय डेल्टन, तो ये डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी है, जिसने उसने कहा है कि एटम्स आर इनडिविजिबल विच कैनॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शंस। आई थिंक आपका ये सेकेंड पॉस्टुलेट है आपकी बुक में। आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड देम, क्या उनके अंदर सच में कुछ छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटम के अंदर? वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। क्या वो सच में प्रेजेंट होते हैं? इसका कैसे पता चला? वी शेल फाइंड आउट द आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा जब हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो वी विल लर्न अबाउट सम एटॉमिक। अब इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमने कहा मैटर इनडिविजिबल है, बट इट्स नॉट अ राइट आंसर। मैटर इज़ डिविजिबल। जो मैटर है वो डिविजिबल है क्योंकि वो किससे मिलके बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। वो है प्रोटॉन्स, एक होते हैं न्यूट्रॉन्स, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बेटा, ठीक है। The various models have been proposed to explain these particles are arranged within atom। तो ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को करने के लिए बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है। 1895 से लेके 1905 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इनको ढूंढने के लिए। क्या मैटर सच में डिविजिबल होता है, इनडिविजिबल होता है या डिविजिबल होता है? तो इस पीरियड के बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और हमें कुछ रिजल्ट भी मिले हैं क्या कि मैटर डिविजिबल है। वो किस तरह से है वो हम पढ़ेंगे। अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के समय में साइंटिस्ट के, जब 19th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी तब साइंटिस्ट के सामने एक मेजर चैलेंज था टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
क्या करना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमें पता है कि हर एक चीज़ के अंदर एटम है, तो वो एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से है वो एक बहुत बड़ा ही चैलेंज था। ठीक है, उसके बाद है टू एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कि एटम की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, और अ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट किया बस ठीक है, बहुत सारे लगातार कंटिन्यूसली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब हमें जाके कुछ रिजल्ट मिले हैं। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट डिविजिबल कम फ्रॉम स्टडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडक्शन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब ये लाइन का मतलब क्या है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, समझो। अब ध्यान से समझना, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है ना। आपके पास एक कोम है ना, कंगा इस तरह का होता है कुछ, है ना, कुछ इस तरह का होता है। क्या होता है जब आप इसको अपने हेयर के साथ, है ना, हेयर्स के साथ इसको रब करते हो, हेयर्स के साथ रब करते हो। अभी लो, घर में ही बैठे हो, कहीं पे भी हो, आपके पास कोम्ब होगा ना, कंगा, उसको लो, उसको अपने हेयर्स पे रब करो। हेयर्स पे रब करोगे तो इसके ऊपर पता है कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन, देखो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज दो तरह के होते हैं, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, तो दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप अपने पास कुछ पीसेस ऑफ पेपर लो, ये मेरे पास पेपर के पीस हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब ये क्या है, अभी अभी अनचार्ज्ड है। क्या है ये, अभी अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कोम लो, उसको उठाओ और रब करो, उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। और ये बात समझने वाली है, ये आपने पढ़ा होगा कि कोई चार्ज्ड बॉडी, ये चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन किस तरह से, जो आपकी चार्ज बॉडी होती है ना, जो आपकी चार्ज बॉडी है वो क्या करती है, जो अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी ये पेपर के पीस इनके ऊपर अपोजिट चार्ज इंड्यूस करवाती है। अगर ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेंगे। तो हमने ये पढ़ा है कि अनचार्ज बॉडी हमेशा, मतलब चार्ज्ड बॉडी हमेशा अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई बॉडी मान लो पॉजिटिव चार्ज है ना, एक बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर मैं उसके पास अनचार्ज्ड कुछ भी चीज़ लेके जाऊंगी तो पॉजिटिव क्या करेगा, अनचार्ज बॉडी पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस करवाएगा, तो अट्रैक्शन हो जाएगी, पॉजिटिव है उसके ऊपर, तो अनचार्ज बॉडी के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। और अपोजिट ही क्यों करवाता है, क्योंकि हमें पता है अगर अट्रैक्शन हो रही है तो फिर अपोजिट चार्जेस ही चाहिए, और इसी सारी कहानी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अच्छा ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है ना कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस, कॉम में नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, हमें पता है कि ये भी तो मैटर है, ये एक मैटर है, मैटर एटम से मिलके बना है, तो ऐसा क्या कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमने कहा एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसके अंदर आया है नेगेटिव चार्ज, ऐसा क्यों है, क्या इसके अंदर और भी कुछ है जो इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है। तो इसका जो पहले साइंटिस्ट मान रहे थे मैटर इनडिविजिबल है एटम, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उनके माइंड में शंका आई कि फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन अराइज हुआ माइंड में। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाया गया डिफरेंट सब्सटेंसेस के थ्रू। अगर आप कुछ मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूँगी किस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, वो उसका आपको व्हाट्सएप चैनल में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं अपलोड करूँगी बनाऊँगी तो मैं अपलोड कर दूँगी, अभी मैंने करा नहीं है।
फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो उन्होंने कुछ एक एक्टिविटी की है वही वाली। और हम एक बैलून भी लेते हैं ना, कुछ इस तरह से होता है ना, बैलून भी लेते हैं, उसको अपने हेयर के साथ रब करोगे, फिर नेगेटिव चार्ज अनचार्ज्ड पीसेज ऑफ पेपर लोगे तो ये अपोजिट चार्ज इंड्यूस करवाएंगे विच विल बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होती है अट्रैक्शन, पेपर के पीसेस उस तरफ को चले जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम दीज एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। क्या हम कह सकते हैं, यस, इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करवाते हैं तो उनके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। वो चार्ज इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अगर मैं दो बॉडीज़ को आपस में रब करवा रही हूँ, दो बॉडीज़ को आपस में, जैसे कि हेयर और बैलून, हेयर और कॉम्ब, इन दोनों को आपस में अगर मैं आपस में रब कर रही हूँ तो कोई ना कोई चार्ज आता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज आता है। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? अभी एक चार्ज जो आया है ये कहाँ से आया है? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है, क्योंकि ये तो फिर हम कह सकते हैं कि एटम के जो अंदर है कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेसिकली डिविजिबल होते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा डिविजिबल होते हैं, जो कि हम मतलब एटम हमारा डिविजिबल है, एटम इज़ डिविजिबल, और एटम डिविजिबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। उन तीनों के कारण किन के कारण? प्रोटॉन्स के कारण, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण इन कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। मेजर रोल आपके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं किसमें? चार्ज में। ठीक है, सो मैनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। ऐसा नहीं कि एक साइंटिस्ट ने किया, बहुत सारे साइंटिस्ट का काम था, बट इट वॉज नोन बाय 980 दैट एटम वॉज इनडिविजिबल बट contained at last one subatomic particles electron identified by J.J. Thomson। तो देखो 1900 तक ये पता था कि एटम इनडिविजिबल है, बट एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो सबसे पहले पता चला था दैट वाज इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, J.J. थॉमसन ने। अब कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है? तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है बेटा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पता चला था। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, पर बना दूंगी, ठीक है। सो 1900 तक साइंटिस्ट को पता था कि क्या पता था बेटा? 1900 तक साइंटिस्ट को पता था कि मैटर इज़ इनडिविजिबल, एटम इज़ इनडिविजिबल, बट आफ्टर सम टाइम पता चला, J.J. थॉमसन ने बताया, ठीक है, कि मैटर किसी चीज़ से बना होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता चला था दैट वाज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays, इनको हम एनोड रेज भी बोलते हैं। ये भी मैं आपको उसी वीडियो में कवर करा दूंगी। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। रदर देखो, जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट या कैनल रे एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। कब किया था बेटा? 1886 में किया था। किसने? ई गोल्डस्टीन ने। उसने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। बट प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी है ना वो कब पता चली थी? जब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो आप इस चैप्टर में पढ़ ही लोगे क्या था, ठीक है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर परफॉर्म किया था गोल्डस्टीन ने 1886 में, बट जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी है वो किसने कर दी थी? रदरफोर्ड के मॉडल ने। इसने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, वो क्या था, कैसे था, वो हम कवर कर लेंगे।
दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज। अब प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है तो कैनाल रेज पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका क्वेश्चन भी है। कैनाल रेज आप लिख सकते हो कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल। दिस सबएटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन सो दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या कह दिया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ साइन। प्रोटॉन्स है जो कि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नेगेटिव है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, बट ये एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। अगर प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। किस केस में, जब हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, ठीक है। जब हम न्यूट्रल एटम, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा कि आयन और न्यूट्रल एटम, हम कहते हैं कि सोडियम एक आयन है ना, कुछ हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल होते हैं जिनके ऊपर कोई साइन नहीं होता है ना, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल एटम्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नंबर सेम होता है, बट जो प्रोटॉन्स है इलेक्ट्रॉन का नंबर मैग्नीट्यूड में सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इन दोनों के चार्जेस जो अपोजिट साइन के होते हैं। इट्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स क्या है, इट्स यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया है, प्रोटॉन्स के लिए। प्रोटॉन्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मास किसका ज़्यादा है, मास इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा है कि प्रोटॉन्स का? प्रोटॉन्स का मास ज़्यादा है, कितना, 2000 टाइम्स छोटा है इलेक्ट्रॉन के मास से। जो इलेक्ट्रॉन का मास है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास जो है वो प्रोटॉन से 2000 टाइम्स छोटा है। इट्स यहाँ पे प्रोटॉन्स के लिए यूज़ किया है। प्रोटॉन्स का मास ज़्यादा होता है, प्रोटॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में देखें तो प्रोटॉन्स का मास ज़्यादा होता है, कितने टाइम्स ज़्यादा होता है, 2000 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। It was given that the name of proton in the journal an electron is represented by E negative and the proton is P positive. The mass of proton is taken as 1 unit and its charge +1. अब देखो, रिलेटिव चार्ज आपने सुना है, रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन्स का 1 होता है और इसका -1, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, प्रोटॉन्स का +1 होता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर बी निग्लेजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। वही बताया है, चार्ज -1 है, ये 1 है। और इलेक्ट्रॉन्स का मास, अगर हम, है ना, एक एटम है मेरे पास, उसका ये प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, तो बेसिकली होता क्या है कि जो एटम का एटॉमिक मास नंबर सुना है, मास नंबर निकालते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं इनके मास को जोड़ के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के। इसको क्यों नहीं कंसीडर करते इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इनका मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। कितना कम, देखो भाई 2000 टाइम्स कम होता है ना, मतलब प्रोटॉन्स का जो मास है वो 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसने किसकी डिस्कवरी की, कब की, 1886 में की है, कितना प्रोटॉन्स का मास ज़्यादा होता है, 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिलेटिव चार्ज आ सकता है इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन्स का +1। It seemed that an atom was composed of proton electrons mutually balancing their charges. इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, दोनों के ही सेम प्रोटॉन्स सेम न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, तो इस तरह से वो अपने बैलेंस कर लेते हैं चार्ज को। इट इज़ ऑल्सो पेयर्ड दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम फॉर वेयरएस इलेक्ट्रॉन्स could easily be removed off but not protons। अब देखो बेसिकली होता क्या है, एक एटम, ठीक है, जिसके अंदर ये होते हैं न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे शेल्स में अरेंज होते हैं ना, यहाँ पे अरेंज होते हैं, और अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस में
प्रोटॉन्स होते हैं प्लस हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अंदर वाली साइड में प्रोटॉन्स होते हैं तो उनको बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ईजिली निकल सकते हैं। खुद ही सोचो ज़रा कि अगर आप एक रूम में बंद हो, है ना, बहुत सारे क्या हो गई, बहुत सारे आदमी या बहुत सारे है ना लोग हैं जो कि एक कमरे में बंद है, तो जो सेंटर के बीच में होंगे, जो डोर के पास में होंगे, कौन सबसे ज़्यादा पहले निकल पाएगा? अगर कुछ फायर वगैरह या कुछ ऐसा अर्थक्वेक कुछ भी ऐसा हो जाए तो जो डोर के पास है वो जल्दी बाहर निकल जाएंगे, जो सेंटर में है उनको टाइम लगेगा, है ना। तो इसी तरह से इसमें भी है कि सेंटर में है इसलिए वो निकलना उसके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर है तो उनके लिए निकलना बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, नाउ द बिग क्वेश्चन वॉज what sort of structure did these particles of atom form? We will find the answer this question below. So canal rays क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। किसने की है? कौन सा एक्सपेरिमेंट है? नोट रे एक्सपेरिमेंट 1886 में ई गोल्डस्टीन ने किया है। पॉजिटिव चार्ज होती है और उन्हीं को अल्टीमेटली प्रोटॉन्स नाम दिया है। इसका रिलेटिव चार्ज -1 होता है। If an atom consists of one electron and one proton, will it carry any charge on it? तो ये अभी आपको शायद समझ में ना आए, है ना, क्या है क्वेश्चन। फर्दर आप वैलेंसी वगैरह कुछ करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं जो हमारे चैप्टर का टॉपिक भी है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। We learned in the chapter 3 Dalton's atomic theory, which suggests that atom was indivisible and डिस्ट्रक्टिबल। एटम क्या है? क्या एटम इंडिविजिबल है? नहीं, अब तो पता होना चाहिए कि मैटर इज डिविजिबल। बट डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल प्रोटॉन्स। फंडामेंटल प्रोटॉन्स कौन से हैं, मतलब बेसिक एटम के कौन हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन। तो डाल्टन ने जो पॉस्टुलेट गलत दे दिया है ना कि एटम इज़ इंडिविजिबल जबकि एटम डिविजिबल है। तो फिर हम क्यों डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं? क्योंकि वो पहली बार किसी ने एटम के बारे में दी थी। वैसे तो कहा जाता है कि महर्षि कनाड ने बहुत टाइम पहले अराउंड 500 BC के इससे भी पहले डिस्कवरी कर ली थी एटम के बारे में, पूरा शास्त्र लिखा हुआ है ना। बट हमारी बुक्स में उनका नाम भी है, ठीक है, पागुडा कतेयामा, या फिर आपने महर्षि कनाड का भी सुना है। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर अरेंज। अब हमें पता चल गया कि 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स, बट किस तरह से अरेंज है वो ही नहीं पता चला था। ठीक है, सो फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल। बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आए, उसमें से हम जे थॉमसन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि आपके चैप्टर के तीनों ही मेजर टॉपिक्स आते हैं। थॉमसन प्रपोज्ड दैट, देखो मैं आपको पहले ही बता दूँ ये कब की बात है, ये जब मॉडल की बात कर रहे हैं तब साइंटिस्ट को ये बात पता थी। क्या पता था? कि जो एटम है बेटा वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, और उनको पता था कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन उनको प्रोटॉन्स के बारे में नहीं पता था कि कुछ प्रोटॉन्स नाम की चीज़ भी होती है अंदर। उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल के बारे में पता था। कोई न्यूट्रल कैसे हो सकता है जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम हो। तो उनको ऐसा तो था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि इन पॉजिटिव चार्जेस को प्रोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, थॉमसन मॉडल प्रपोज्ड ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दी क्रिसमस पुडलिंग। अभी क्रिसमस पुडलिंग क्या है देखो, सारा पढ़ती हूँ फिर आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगी। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक currant dry fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think of an watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part, which electrons are stirred in the positive charge sphere like the seeds of watermelon. अब मैं आपको लैंग्वेज समझा देती हूँ। वहाँ पे क्या लिखा है, मान लो कि ये
वाटरमेलन है। वाटरमेलन में क्या होता है बेसिकली, क्या होता है बेटा, चलो रेड कलर से बना भी लेते हैं ना, रेड कलर से यहाँ पे हम ड्रॉ भी कर लेते हैं वाटरमेलन। महरून हो गया, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे बना भी लेते हैं। और वाटरमेलन के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे ब्लैक डॉट्स होते हैं ना, इस तरह के। अभी साइंटिस्ट को पता है जो, तो थॉमसन ने क्या कहा कि ये जो रेड एडिबल पार्ट है, जो आपका रेड पार्ट है, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मतलब कि ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज्ड है, ठीक है। और इसको इसने नाम दिया, क्या नाम दिया, पॉजिटिव स्पेयर। अभी तो पता नहीं था कि प्रोटॉन्स नाम की कोई चीज़ होती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, तो नेगेटिव चार्जेस क्या हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या है ब्लैक पोर्शन में है। ब्लैक पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, उसने कहा, ठीक है। दिस पार्ट इज़ योर पॉजिटिव स्पेयर, ये वाला पार्ट, ये आपका उसने कह दिया कि पॉजिटिव स्पेयर है, बेसिकली जो रेड पार्ट है। और जो आपका ये वाला पार्ट ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वन, ये आपके नेगेटिव, जिसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे ब्लैक वन, है ना, ब्लैक वन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। बट एक बात सोचने वाली है, क्या सोचने वाली है, इसके फिर कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसके कुछ लिमिटेशंस नहीं थी। वो क्या लिमिटेशन थी, सबसे पहले हमें ये बात पता है कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ हो तो फिर क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो फिर इनके बीच में अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रही, कैसे वो डायरेक्ट ही एक प्लेस पे हो सकते हैं। तो हमें पता है कि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल है, लेकिन जब अट्रैक्शन हो जाएगी तो सारे एक साथ चिपक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये एक हो गए। और उसने कहा था, और ये अल्फ़ा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को उनके पोस्टुलेट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये अब क्या बोल दिया मैंने, रदरफोर्ड के मॉडल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसमें आपको बताऊंगी किस तरह से इसका मॉडल उसके मॉडल के लिए सुइटेबल नहीं है, ठीक है। और थर्ड है, उसने कहा था थॉमसन ने कि जो मास है ना वो हर जगह इवन है, ठीक है। ऐसा अगर आप एक रोड पे जा रहे हो, क्या होता है, एक जगह से एक साइड से उभरा हुआ होता है, फिर थोड़ा सा प्लेन होता है, स्लोप जेंटल हो जाता है, फिर ऊपर को उठा होता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे प्लेन रोड है, मास कंसंट्रेटेड है, मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, सभी जगह मास इक्वल है, ठीक है। सो ये सारा ही डाल्टन जे थॉमसन के बारे में दिया हुआ। और ये जो हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं ना, ये 1904 में हुई थी, मतलब थॉमसन ने अपना मॉडल 1904 में दे दिया था। थोड़ा डार्क कलर ले रहे सो दैट विजिबल हो, ठीक है। सो थॉमसन ने इस मॉडल से क्या कहा था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेयर, कि एक एटम पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर जो है नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड, मतलब कि उसके बीच में धंसे हुए होते हैं। द नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव बहुत कम है, या पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव बहुत कम होते हैं, इनका नंबर सेम है। अब उसने ऐसा क्यों कहा सेम है, क्योंकि उस समय में ये तो पता चल गया था कि एटम क्या है बेटा, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो कोई न्यूट्रल कब हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेम हो। The atom as whole is electrically neutral. Although Thomson model explained that atoms are electrically neutral. Electrically neutral मतलब number of electrons, number of protons सेम है, पर protons तो उस समय पता ही नहीं था। उस समय पता था कि पॉजिटिव है, अंदर कुछ नेगेटिव क्या है वो तो अच्छे से क्लियर था कि इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उनको प्रोटॉन्स नहीं पता था। ये पता था कि कुछ पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव क्या है उसने नाम दे दिया पॉजिटिव स्पेयर, क्योंकि उस समय नहीं पता था कि प्रोटॉन्स को हम आगे पॉजिटिव साइन को हम आगे जाके प्रोटॉन्स बोलेंगे।
The result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model as we will see below. तो इसने मॉडल तो बना दिया, लेकिन इस मॉडल के में अदर साइंटिस्ट ने भी, ऐसा थोड़ी ना ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया सब वही मानेंगे, ऐसा नहीं, कुछ साइंटिस्ट और भी आए, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, तो इससे पता चला कि इसका मॉडल तो नहीं सही है। उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड। ये अपना मॉडल देते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं हम। रदरफोर्ड बहुत एक्साइटेड थे जानने के लिए, बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे थे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। रदरफोर्ड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कुछ किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट फ्लोइंग, ऐसा नहीं कि उन्होंने ना अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने गोल्ड फॉयल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उसने कौन सी फॉयल, क्योंकि जो आपका RAA क्विज़ होता है उसके अंदर MCQ में ये क्वेश्चन आया था साइंस के रिटन पेपर में, ठीक है। इस साल थोड़ा ही टाइम हुआ है अभी हुए को, है ना, 2-3 दिन पहले ही हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है, फॉर दिस आपको समझना पड़ेगा। अल्फ़ा को हम इस तरह से भी डोनेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अल्फ़ा डिके क्या होता है, ठीक है। देखो कुछ अभी नहीं समझ में आ रहा है, समझा देती हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है छोड़ सकते हो, वो आप फर्दर बड़ी क्लासेस में जाके इनको पढ़ने ही वाले हो। अल्फ़ा डिके बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है एक एटम में, तो वो उसको बाहर निकाल देता है। अल्फ़ा डिके क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो उनको ये बाहर निकाल देता है, इनकी वॉमिटिंग कर देता है, वो कहता है अब नहीं ज़रूरत है। और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं ना बेटा, अल्फ़ा पार्टिकल्स ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में निकलते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तब भी ठीक है, समझ में आ रहा है तब भी ठीक है, क्योंकि फर्दर क्लासेस में आपने जाके ये डिटेल में पढ़ना ही है। यूरेनियम जिसका मास नंबर 92 होता है, एटॉमिक नंबर मास होता है 238, एक होता है 235 वाला, है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में फ्यूल पावर जनरेशन में होते हैं, वो आइसोटोप में बढ़ेंगे, वो अभी नहीं है। तो ये इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि बेसिकली आपके यूरेनियम जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो थोरियम निकलता है, जिसका मास नंबर में से 2 माइनस कर दो और इसके मास नंबर में से 4 माइनस कर दो, तो ये हमें देते हैं। और साथ में ही आता है अल्फ़ा पार्टिकल्स जिसका मास 4, 2 एटॉमिक नंबर मास 4 होता है। इसमें फिर क्या हो जाएगा, थोरियम का 92 में से 2 गए 90, ठीक है, और इसमें से गए 3, 4, और इसमें से ये 4 जो कम हुए हैं ये यहाँ आ जाते हैं, 2 यहाँ से ये जो कम हुए हैं यहाँ, ये आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रेडियम, ये मुझे लगता है 226 होता है इसका मास नंबर, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 88। इसमें से बेसिकली होता क्या है, रेडॉन निकलता है और ये 2 टाइम्स डिक्रीज़ होता है, 88 में से 2 निकाल दो तो यू विल गेट 84। अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि 2 और 4 ही रहेंगे हमेशा, इसमें से ये 4 टाइम्स कर दो तो ये, ठीक है, ये होता है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तभी बहुत अच्छी बात है, कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल, क्यों, एलुमिनियम, सिल्वर और भी तो थी, कॉपर, बहुत सारी थी, इसने गोल्ड ही क्यों ली थी। देखो हमें पता है कि गोल्ड फॉयल बहुत ज़्यादा मेलेबल होती है ना, मतलब कि वो शीट्स में कन्वर्ट की जा सकती है। वो इतनी पतली करना चाहता था, वो चाहता था कि अगर कुछ रिज़ल्ट आए, जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म करना था वो चाहता था कि अगर
रिज़ल्ट कोई मिल रहा है तो वो पेपर की थिकनेस के कारण, मतलब पेपर है ना उसकी मोटाई के कारण ना हो, उसकी मोटाई के कारण ना हो, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो उस पेपर इतना थिक हो कि वो उसकी इंटरेक्शन जो है वो एटम से ही हुए और वो रिजल्टेंट में आए, इसलिए उसने गोल्ड फॉयल ली थी। ठीक है, ही वॉन्टेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल, वो इतनी थिन लेयर लेना चाहता था जितना पॉसिबल हो सकता है, और ये 1000 एटम्स थिक थी फॉयल। कितने टाइम्स थिक थी? 1000 एटम्स फॉयल थिक थी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जो आपने सन किया है 186 उसमें प्रोटॉन्स डिस्कवर होते, जो आपने 2000 किया है वो मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज़्यादा है देन इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइम्स, और जो आप 1000 एटम्स थिक पढ़ रहे हो इसका मतलब कि जो गोल्ड फॉयल की शीट थी वो 1000 एटम्स थिक थी, इतनी ज़्यादा पतली थी। ठीक है, एल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। वैसे ये थोड़ा सा लाइन में गड़बड़ है, आप 11th क्लास में जाके समझ लोगे। इसका मतलब क्या होता है कि हीलियम 2 प्लस लग गया आयन, मतलब कि उसने 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए हैं, निकाल देता है, तब हीलियम आयन। ठीक है, वैसे आप पढ़ोगे किस लाइन में प्रॉब्लम क्या है बड़ी क्लासेस में, अभी मैं नहीं बता रही बिकॉज आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। सिंस दे हैव मास ऑफ 4u, हमेशा 4u का मास होता है इनके पास, और हमेशा फास्ट दे ऑलवेज फास्ट फ्लोइंग हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमेशा ही फास्ट फ्लो करते हैं और कुछ उसके पास एनर्जी भी होती है। It was expected that alpha particles would be deflected by subatomic particles in the gold atoms. Since the alpha particles were having than the protons, he did not expect so large deflections. तो डिफ्लेक्शन मतलब क्या है कि उसको लगा था ऐसे डिफ्लेक्शन, ऐसे ऐसे मतलब स्ट्रेट लाइट से भटक के ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाना, उसको लगा था कि जो एक्सपेरिमेंट वो करेगा अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड की फॉयल से ऐसे पास करेंगे ना, तो उसको लगा था कि क्या होगा कि डिफ्लेक्शन होगी, लेकिन वो गलत था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हैवी होते हैं प्रोटॉन से कि डिफ्लेक्शन देखने को बहुत कम मिला। प्रोटॉन्स भी हैवी है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स भी, बट अल्फा पार्टिकल थोड़े ज़्यादा हैवी होते हैं। ठीक है, अब इसको समझने वाली बात है, पहले मैं आपको समझा दूँ फिर हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखो, प्रॉपर सेटअप अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि ये बुक में प्रॉपर सेटअप नहीं है, मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ किस तरह से है। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल का सेटअप है। मैं आपको पहले दिस वन इज़ गुड समझने के लिए। देखो, उससे नहीं, पहले तो हम सेटअप समझते हैं, उनके नाम गिरा वेरियस थिंग्स, देन उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे कैसे किया था उसने, है ना। सो देखो, ये जो है इसने लेड ब्लॉक लिया था, लेड बॉक्स लिया था। अब यही क्यों लिया था, इसके अंदर थे अल्फा पार्टिकल यूरेनियम ले लो चाहे आप रेडियम ले लो, है ना, जो मैंने आपको सॉर्ट्स दोनों बताए थे वो ले सकते हो, है ना। उसने लेड ब्लॉक्स क्यों लिया था, वो चाहता था कि अल्फा पार्टिकल सीधी डायरेक्शन में जाए, उनकी ऐसे लीकेज ना हो, तो प्रिवेंट लीकेज उसने लेड ब्लॉक्स लिया था। यहाँ पे उसने एक प्लेट ली थी, ठीक है, जिसके अंदर से एक छेद था, जिससे वो क्यों ली थी कि पार्टिकल सीधे ही जाए, ऐसा ना हो कि वो इधर इधर ऐसे हो, वो सीधे ही जाने चाहिए। उसको कॉलिनेटर बोलते हैं। वो भी किसकी थी, लेड की। ठीक है, उसके बाद है पार्टिकल्स जैसे सीधे 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 गए, तो यहाँ पे रास्ते में क्या मिला उसको, गोल्ड फॉयल। तो ऑब्जर्व करने वाली ये बात मिली कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे, यहाँ पे बेटा जिंक सल्फाइड और और आपके सिल्वर की कोटिंग थी, जिसको स्कैंटिलेटर भी बोलते हैं। और जब वो टकराते हैं चार्ज पार्टिकल्स आपकी प्लेट से, उसको प्रोसेस को स्कैंटिलेशन वो भी नहीं करने की ज़रूरत है, छोड़ दो। ठीक है, तो ठीक है, कुछ पार्टिकल ऐसे सीधे जाके टकरा देते हैं, मतलब मोस्टली सीधे ही जाते हैं, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं, मतलब इस तरह से, है ना, एंगल बना के। कुछ एक दो हार्डली
1000 लिए हैं, जितने भी लिए हैं, हार्डली 1 या 2 वापस आ जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वापस नहीं आते, हार्डली 1 या 2 वापस आ जाते हैं। अब उसने कहा ये तो सोचने वाली बात है ना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या था ऐसा। पहली बात, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, है ना। और गोल्ड फॉइल थिन को तो इजीली पेनिट्रेट कर सकते थे। हैवी है गोल्ड फॉइल थिन, थिक है इतनी, थिन है इतनी, कितनी थिन है ना। अब उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ। तो वो सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ पार्टिकल सीधे मतलब अल्फा पार्टिकल सीधे कुछ थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे, कुछ तो वापस ही आ रहे हैं। तो इसका रीज़न हम देखते हैं जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से है। तो उसने ये वाला स्ट्रक्चर सोचा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। उसने सोचा कि ये हम बुक से समझ, तो ये जो डायग्राम दे रखा है ये गोल्ड फॉइल का स्ट्रक्चर है। उसने सोचा कि ये जो है ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है ना। इस तरह से 1000 एटम्स थिक है ना। तो उसने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर एज्यूम करा कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस एम्प्टी है, ज़्यादातर जो जगह है ना वो एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों, क्योंकि पार्टिकल ऐसे सीधे जा रहे हैं, ऐसे सीधे बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो सीधे ही निकल गए। पर कुछ डिफ्लेक्ट भी तो हुए हैं ना, ऐसे डिफ्लेक्ट, है ना, कुछ डिफ्लेक्ट भी हो गए। ये जो मान लो यहाँ वाले हैं ये कुछ डिफ्लेक्ट भी हो गए, और एक का आधा तो मुड़ के वापस भी आ गया। तो उसने कहा कि ये तो पॉजिटिवली चार्ज है और ये खाली जगह से निकल गए, और जो डिफ्लेक्ट हुए हैं इसका मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस होंगे। ऐसे नेगेटिव चार्जेस के कारण क्या हुई, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज थे तो थोड़े से डिफ्लेक्ट होके चले गए, थोड़े से ऐसे एंगल उनका डिफ्लेक्ट हो गया। वेरी सॉरी, मैं फिर कंफ्यूज मत हो ना, एक फिर से बताती हूँ, थोड़ा गलत हो गया। देखो ये है कुछ अंदर, है ना, वो क्या है वो अभी बताएंगे इस एक्सपेरिमेंट से। उसने देखा कुछ यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, है ना, पहले मेरे से गलत बन गया, वेरी वेरी सॉरी बेटा, ठीक है। कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ऐसे सीधे निकल गए, है ना, कुछ ऐसे वापस आ गए, ऐसे वापस आ गए। तो उसको लगा कि बहुत ज़्यादा मोस्टली जो है ना वो सीधे आ गए, इसका मतलब एम्प्टी स्पेसेस है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या निकली कि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं एटम्स के अंदर, है ना। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ डिफ्लेक्ट क्यों हुए होंगे, ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कुछ डिफ्लेक्ट हुए हैं, मतलब सारे डिफ्लेक्ट नहीं हुए, कुछ डिफ्लेक्ट होके निकले हैं ये, मतलब फिर डिफ्लेक्ट क्यों हुए होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस हैं, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, इसीलिए तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव निकले तो वो क्या हो गए, रिपेल करने लगे, तो डिफ्लेक्शन देखने को मिला। और इसका मतलब कि इसका मतलब ये है कि कुछ एटम के अंदर है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी है ना, और कुछ तो वापस ही आ गए। अल्फ़ा पार्टिकल्स कितने ज़्यादा हैवी है, प्लस वो पॉजिटिव हैं, अल्फ़ा पार्टिकल बहुत हैवी हैं, पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब एटम के अंदर कुछ ऐसा है जो कि हैवी है, एटम के अंदर कुछ ऐसा है जो कि बहुत हैवी है, पर वो ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर उसने 12,000 या 1200 छोड़ा है, उसमें से 1 या 2 ही वापस आए, इसका मतलब जो हैवी बॉडी है ना एटम के अंदर वो बहुत छोटी सी है। मतलब हैवी बॉडी जो है एटम के अंदर, हैवी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है साइज़ में, तभी तो सिर्फ 1 या 2 ही निकल के आए हैं, सारे नहीं आए। कुछ सीधे चले गए, ज़्यादातर सीधे गए हैं, कुछ 1 2 3 डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव चार्जेस में है ना, और 2 3 वापस आ गए हैं, इसका मतलब बहुत कम छोटी जगह है उस पॉजिटिव बॉडी के पास, और उस स्मॉल बॉडी के पास जो बहुत ज़्यादा हैवी है, डेंस है, कि उसने इतने भारी अल्फ़ा पार्टिकल्स को भी वापस भेज दिया। और वापस भेजने का कारण क्या हो सकता है,
वापस तो आ गए, ये पॉजिटिव भी है और ये बॉडी हैवी भी है, तो यहाँ पे भी उसने कहा कि कुछ पॉजिटिव होगा तभी तो एंगल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल भी हो जाएंगे, प्लस वो हैवी भी है। इसका मतलब जो हैवी बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। आप खुद ही सोचो ना कि अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता तो शायद अट्रैक्शन हो जाती, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हुई, रिपल्शन भी हुई और इतनी हैवी थी कि वापस भेज दिया उसने। इसका मतलब वो है जो स्मॉल बॉडी है, जो डेंस है न्यूक्लियस के एटम के अंदर, वो पॉजिटिव है। और उसका पर्पस क्या था, साइड में जिंक सल्फाइड की कोटिंग विद सिल्वर लगाने का, सिल्वर और जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, तो उसका पर्पस क्या था कि जब भी उससे चार्ज पार्टिकल्स टकराते हैं, चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो बेसिकली वो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो वो ग्लो करता है। तो इसी से पता चला कि कुछ ऐसे सीधे आ रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए उसने लगा रखा था ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो गोल्ड एटम है, ये अल्फा पार्टिकल्स है जो रे से दिखाए गए हैं। ज़्यादातर क्या है, सीधे 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 स्ट्रेट, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुए। देखो ये भी न्यूक्लियस के पास, अभी हमें तो पता है ये न्यूक्लियस है, लेकिन उस समय नहीं पता था ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन्स है, बस पता था पॉजिटिव है, तो कुछ डिफ्लेक्शन हुई है और ये भी इसी के पास हुई है क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। और कुछ वापस आ गए हैं, इससे टकरा के वापस आ गए हैं। सो देखते हैं क्या है। अगर आप पेपर में ये डायग्राम बना के आते हो, ये वाला या फिर जो मैंने पहले बताया है, दिखाया है, बहुत अच्छी बात है, फिर नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं ना, 1-2 नंबर तो मिल ही जाते हैं ना। अगर आप कुछ लिख के भी नहीं आते, एक आधा नंबर तो मिल जाएगा। But alpha particle scattering experiment gave totally unexpected results. The following observation, most of the alpha particles straight चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल। अच्छा, वहाँ पे ना एक मूवेबल डिटेक्टर भी लगा था, मूवेबल डिटेक्टर, जो कि जैसे ये ऐसे गोल्ड फॉयल है तो यहाँ से ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ वापस आ गए। मूवेबल डिटेक्टर इनकी सेंटर से, मतलब ये इसकी मतलब मान लो सेंटर है, तो यहाँ से कितने एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हुए हैं, कितने एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हुए हैं वो बताता था। ठीक है, एंगल बताता था कि कितने एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, मूवेबल डिटेक्टर। सो सरप्राइजिंग, चाहे 12,000 पार्टिकल्स गए अल्फ़ा के, लेकिन 1 या 2 ही वापस आए हैं। सो इन दी रदरफोर्ड दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल, एज इफ फायर अ 15-inch shell at a piece tissue paper and it come back and hits you. So रदरफोर्ड के बारे में इसको पढ़ लेना। Let us think of an activity in an open field to understand the implications of this experiment. Let a child stand in front of wall and his eyes are closed. मान लो कि एक बच्चा है जो कि आपने दीवार के आगे खड़ा कर दिया, उसकी आइज़ बंद है। Let him throw a stone at a ball from a distance, कि जो थोड़े डिस्टेंस पे बॉल को थ्रो करते हैं। He will hear a sound, उसको थोड़ा साउंड सुनेगा, है ना। When some each stone strike then the wall, if he repeats this 10 times, अगर ऐसा 10 times हो, he will hear the sound 10 times. Of course है, अगर आप स्टोन को एक बार फेंकते हो तो वो एक बार सुनेगा, 2 बार फेंकोगे 2 बार सुनेगा, 10 बार फेंकोगे 10 बार, 1000 बार फेंकोगे तो साउंड तो उतनी बार सुनेगी। But if a blindfolded child but thrown to a ball stone at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound will be heard. अब ऐसे फेंसिंग है ना, इस तरह से होती है, मतलब ऐसे फेंसिंग कुछ इस तरह से होती है। हाँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, फेंसिंग इस तरह से है ना, 3 ऐसे बने होते हैं, तो कुछ तो टकरा जाएंगे, कुछ यहीं पे आके गिर जाएंगे, है ना, ऐसे नीचे से निकल जाएंगे। फेंसिंग को एज्यूम करो 3D में कि वो इस तरह से लगी होती है, कुछ इसमें टकराएंगे, कुछ इसके नीचे से निकल जाएंगे, है ना, तो साउंड तो नहीं सुनने वाली। दिस बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गैप्स इन द फेंस, क्योंकि गैप होते हैं फेंस में बहुत सारे गैप होते हैं, तो वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, फॉलोइंग सिमिलर रीजन्स रदरफोर्ड conclude alpha particle scattering experiment.
मैं आपको समझाऊंगी कि फिर थॉमसन के किस तरह से गलत हो गया है ना। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। एम्प्टी क्यों है? तभी तो सारे कुछ मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन या डिविएशन। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स अपनी पाथ से डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब कुछ पॉजिटिव बॉडी है जो छोटी है, कम है, ठीक है, इसलिए 2 या 3 डिफ्लेक्ट भी हुए हैं, लेकिन वो क्या होंगे फिर? पॉजिटिवली चार्ज, तभी तो रिपल्शन होगी, और वो बॉडी छोटी सी ही है। अगर वो ज़्यादा भार मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाती ना। अल्फा पार्टिकल सिर्फ 1 या 2 हुए हैं, और वेरी स्मॉल जो है वो 180 डिग्री में वापिस आ गए। इसका मतलब जो वो एक तो पॉजिटिव बॉडी है और वो बहुत छोटी है, बहुत हैवी है, वो इतनी कम स्पेस ऑक्यूपाई, मतलब अब देखो थॉमसन ने कहा था कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली है। अगर मास एटम के अंदर यूनिफॉर्मली होता तो फिर इतने चेंजेस, कुछ सीधे चले गए, कुछ पीछे को आगे हैवी होने के कारण। ऐसा क्यों? इससे ये रिज़ल्ट निकलता है कि मास सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। मास जो है वो इस सेंटर बॉडी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटर, क्योंकि यहाँ से तो सीधे चले गए ना, यहाँ से तो पार्टिकल सीधे निकल गए, लेकिन यहाँ से डिफ्लेक्शन हुई है, यहाँ पे हैवी बॉडी है कोई। मास यूनिफॉर्मली कंसंट्रेटेड नहीं है, मास सिर्फ यहीं पे कंसंट्रेटेड है। और उसने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सभी जगह ऐसे फैले हुए हैं, फिर तो सारे ही हमारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव है। तो ये जो है अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया, वो थॉमसन के मॉडल को पूरी तरह से गलत बता देते हैं। अब आप सोच रहे हो फिर पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? पढ़ना है, बुक में दिया है, एनसीईआरटी में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। फ्रॉम द अबव डाटा ही कंक्लूड दैट जो हमारा एटम है, एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इसका मतलब इनके जो रेडियस है, इसका रेडियस ये होगा, ठीक है। इनका जो रेडियस है वो 5/10 टाइम्स स्मॉल है। मतलब जो एटम का न्यूक्लियस है वो जो एटम का रेडियस 2 मिनट, आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का रेडियस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि सर्कमफेरेंस इसका यहाँ पे है, इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा। तो मतलब ये 10/5 टाइम्स जो एटम का न्यूक्लियस है, पूरे एटम का न्यूक्लियस, वो इस न्यूक्लियस से, पूरे एटम के रेडियस से न्यूक्लियस का रेडियस 10/5 टाइम्स छोटा है। मतलब कितना ज़्यादा छोटा है ना। वो बॉडी क्या है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये आपका एक एटम है, ये आपके पास है, स्मॉल बॉडी सेंटर में होगी, ठीक है। ये इसका सेंटर मान लो सही नहीं बना, ये है, इसका सेंटर इतना है, तो इसका जो रेडियस है 10/5 टाइम्स बड़ा है इसके। अगर इससे देखो तो 10/5 टाइम्स इसका रेडियस बड़ा है, और जो 10/5 टाइम्स है वो किसका रेडियस छोटा है? इस स्मॉल बॉडी का। On the basis of this experiment, Rutherford put forward the nuclear model, इसको न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं और प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं, 1911 में था, ठीक है। ये देयर इज़ पॉजिटिवली बॉडी कोई सेंटर में है जो कि उसको न्यूक्लियस नाम दिया। नियरली ऑल मास जो है वो उसके अंदर कंसनट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने पाथ में रिवॉल्व करते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। इसमें से कौन सा सही है? देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी न्यूक्लियस, नियरली जो सारा मास है उसमें कंसनट्रेटेड होता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस छोटा होता है, 10/5 टाइम्स छोटा है देन द रेडियस ऑफ द एटम। बट ये इसने गलत कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसका
डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रही है। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रिक स्टैटिक कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसने इसमें कहा था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो बॉडी ऑफ कोर्स है कि एक्सेलरेशन तो कर ही रही है, बट एक्सेलरेशन के समय क्या होता है, वो एनर्जी को छोड़ता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं इस तरह से, तो वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन से क्या होता है, एनर्जी रेडिएशन होता है, एनर्जी वो एमिट करते हैं। तो इस तरह से मतलब ये है इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट करते एमिट करते करते वो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एनर्जी छोड़ देंगे, वो क्या हो जाते हैं फिर, ये तो अनस्टेबल हो गया। हमें पता है कि साइंटिस्ट को पता था उस समय एटम स्टेबल है ये, लेकिन ये तो अनस्टेबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे ये गलती कर गया। मतलब हमेशा याद करना, जब कोई चार्ज बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन से वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, ऑटोमेटिकली वो फिर आके न्यूक्लियस पे ही तो गिरेगा। तो फिर ये तो मैटर जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो गया, जबकि हमें पता है एटम इज़ स्टेबल। ठीक है, so drawbacks of Rutherford model of an atom. The revolution of the electron in a circular path is not expected to be stable. क्यों स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट करता है, अल्टीमेटली फिर वो न्यूक्लियस के ऊपर ही आके गिर जाएगा। एनी पार्टिकल जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो एक्सेलरेशन करेगा। एक्सेलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल्स हमेशा एनर्जी रेडिएट करते हैं। Thus revolving electron would lose energy and finally fell into the nucleus if this were so. Atom should be highly unstable, hence matter is not existed in the form. हमें पता है कि मेटल स्टेबल है, एटम स्टेबल है, बट वो तो फिर हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये गलत हो गया, जो हम मैटर की फॉर्म जानते हैं स्टेबल, वो फिर अनस्टेबल हो जाती है इसके पोस्टुलेट से। वी कैन से कि एटम्स स्टेबल हैं, एटम्स अभी भी स्टेबल हैं, अनस्टेबल नहीं होते हैं। जो वैलेंसी जो कुछ भी आप पढ़ोगे एटम्स का, बस एटम्स का एक पर्पस होता है, एक एम होता है अपनी लाइफ में कि उन्हें स्टेबल होना है, बस स्टेबल होना है उन्हें। बोहर के मॉडल जब आप 11th में जाओगे ना, तो बोहर के मॉडल से करने से पहले अब बहुत सारे मॉडल्स और पढ़ोगे तब जाके बोहर पे आओगे। अभी तो आप डायरेक्ट बोहर के मॉडल पे जंप मार रहे हो, लेकिन फिर नहीं ऐसा होगा। देखो ये जो मॉडल अच्छे से मैंने समझा दिया है यूट्यूब पे, अभी भी समझाऊंगी ऐसा नहीं, पर उस समय आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने उसमें वैलेंसी निकालनी समझाई है 1 to 20 एलिमेंट्स की, प्लस साथ ही साथ जो वैलेंसी निकलती है, वैलेंसी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके इसने अरेंजमेंट दी थी उसी के अकॉर्डिंग निकलती है। तो मैंने उसमें तीनों इसके पोस्टुलेट समझा दिए किस तरह से अरेंजमेंट करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के शेल एल शेल में कैसे अरेंज करना है। क्योंकि आप बाद में देखोगे जब आप फर्दर करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे करना है ना, तो उसमें मैंने समझा दिए हैं तीनों पोस्टुलेट, बट इसमें भी हम पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू ओवरकम दी ऑब्जेक्शंस, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल से है, तो इसने एक्सप्लेन करा। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेशल ऑर्बिट में घूमते हैं जिसको हम एनर्जी शेल्स, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, जो कभी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। स्पेशल ऑर्बिट्स जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी तो पढ़ रहे हो ऐसे सर्कल वाला, जबकि वो ऐसे रियल में ऐसा नहीं होता, वो कुछ ऐसा है ना, समथिंग ऐसा होता है, तो वो स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, वाइल रिवॉल्विंग इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट से कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। आप नील बोहर उसका पूरा नाम है, डैनिश भी शायद पीछे है होता है, तो आप पढ़ लेना इसकी लाइफ के बारे में। इसने कहा एनर्जी लेवल्स, शेल्स क्या होती हैं या ऑर्बिट्स, ये जो बनी है ये ऑर्बिट्स, या इनको शेल्स बोलते हैं, इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। इसने कहा ये न्यूक्लियस, इसको के शेल दे दिया जिसको हम एन भी बोल सकते हैं, एल शेल को 2, बी एम शेल को 3, एन शेल को 4। यहाँ पे एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है शेल, है ना, शेल को रिप्रेजेंट करा है। जैसे आप
पोटेशियम को K नाम देते हो, N को आप यहाँ पे शेल्स को N नाम दे रहे हो। दीज ऑर्बिट्स KLMN, या इसको 1 2 3 4 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब है छोटा सा टॉपिक न्यूट्रॉन्स के बारे में। 1932 में कैडविक ने, जेम्स कैडविक ने कब किया था? 1932 में। 1886 में क्या हुआ था? प्रोटॉन्स मतलब कि थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था ई गोल्डस्टीयर ने 1932 में बेटा। जो जेम्स कैडविक ने अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। एंड मास इज़ नियरली इक्वल दैट ऑफ प्रोटॉन, और इसका जो मास होता है ना वो न्यूट्रॉन का ये जितना ही होता है। इन दोनों का मास, ये दोनों ही बेटा न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने बड़ा सा बनाया न्यूक्लियस एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों का मास एक जैसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इट वॉज इवेंचुअली नेम एज न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो प्रोटियम में नहीं होते हैं, हाइड्रोजन का एक टाइप है, वो मैं आपको आइसोटोप में बता दूंगी कि इस लाइन का क्या मतलब है जब हम आइसोटोप्स पढ़ेंगे। इन अ जनरल अ न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन N, द मास इज देयरफॉर गिवन बाय सम ऑफ मासेस द प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। तो मास, अगर मुझे कोई एटम है, मेरे जो उसका मास निकालना है, ये एटम है, मुझे उसका मास निकालना है, ये इसका है, प्रोटॉन्स होते हैं यहाँ पे, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इनका मास तो 2000 टाइम कम होता है प्रोटॉन से, तो इनका मास तो नेग्लिजिबल, काउंट भी मत करो। लेकिन एक एटम का मास, इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से क्या निकल के आता है? उसका मास, जिसको मास नंबर बोलते हैं, जिसको A से डोनेट करते हैं। तो एक फॉर्मूला निकल के आया, मास को हम A से डोनेट भी करते हैं, मास को हम A से डोनेट करते हैं, प्रोटॉन्स को प्लस न्यूट्रॉन्स को जोड़ के हमारे पास मास आ जाता है। मास A क्या है यहाँ पे? मास नंबर, मास कितना है। ठीक है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो मैंने यही वाला टॉपिक जो है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी भी सिखा दी थी, तीनों पोस्टुलेट भी निकालने सिखा दिए थे। ठीक है, अभी मैं समझा तो देती हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने फिर साथ ही साथ में बताया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये इसी ने दिया था। ठीक है, द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलो फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और अ शेल। द मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कितनी कैरी करेंगे? वो 2n²। n मतलब शेल नंबर है ना, उसका स्क्वायर, मतलब मान लो ये एक एटम बनाते हैं, है ना, ये है K शेल L M। मुझे निकालना है कि इसमें कितने, इसकी एनर्जी कितनी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये 1 शेल है, तो मैं क्या करूँगी, 2, 1 का स्क्वायर 1, ये 2, मतलब इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं K शेल में। इसके बाद मुझे L में निकालना है, तो ये दूसरी शेल है, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 4, 4 2 8, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे ही आप K L M N जितनी भी शेल्स की एनर्जी निकालना चाहते हो, बस नंबर ऑफ शेल डालो, उसका स्क्वायर करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा। जैसे कि K शेल में इतने आ सकते हैं, L शेल में इतने, M में इतने, N में इतने। चाहे इनकी कैरिंग कैपेसिटीज़ 2, 8, 18, 4 होती हैं, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग फिर भी आप देखो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं निकलती इनके अकॉर्डिंग, है ना। तो वो कैसे होती है वो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, बट फिर से बता रही हूँ, वहाँ एक बार जाके देख लेना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस इसके रूल्स भी आ जाएंगे। दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एकोमोडेट हो सकते हैं ना आउटर मोस्ट शेल इज़ ओनली 8। जैसे हम न्यून की लेते हैं, न्यून एटॉमिक नंबर इज़ 10, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करो, हमें पता है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बिठा दिए, बच्चे कितने 8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी आपकी आउटर मोस्ट शेल है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 ही आ सकते हैं। और अगर मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, इसको ध्यान से समझना। अब
देखो ये इस तरह से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बचे कितने आपके पास, यहाँ पे 8 तो आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, एक बचा। लेकिन हमें पता है कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी ही 8 होती है, तो हमें यहाँ पे एक और अरेंज करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 8। ऐसा थोड़ा ना कि अब 9 डालने हैं तो 9 इसी में डाल दो, नहीं, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 8 है तो इसमें एक ही आएंगे। अब एक और समझाने की कोशिश करती हूँ जो थोड़ा हाई है ना, हम 19 लेते हैं, इसको अरेंज करके देखो। वैसे ये पोटेशियम का है, क्या आप इसको उन रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो? तो देखो, ये देखो, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2, इसकी 8, जो आपकी फर्दर आएगी वो है तीसरी, तो 2 3 का स्क्वायर कर दोगे विच इज़ 9, 9 2 18, मतलब जो तीसरी है इसकी कैरिंग कैपेसिटी 18 है। तो क्या आप इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर बचते हैं तो क्या आप अरेंज कर सकते हो? इससे आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे है कितने, 18 हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 हो गए, बचे कितने, 8 नहीं 9 बच्चे हैं, 10 हुए 9। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप तो कहोगे कि मैं यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दूँ, तो मुझे 9 करने में आराम से कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ये 8 वाला है ना, पर हम एक और शेल बनाते हैं, इस तरह से, और उस समय इसको अरेंज करते हैं। क्यों? इसकी कैरिंग कैपेसिटी तो 8 है, तो इसमें हम इजीली अरेंज कर सकते थे 9, 18 है इजीली अरेंज कर सकते थे 9, परंतु ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि जो सेकंड रूल कहता है कि जो आउटर मोस्ट, अब अगर मैं यहाँ पे एक और अरेंज कर देती तो ये आउटर मोस्ट शेल बन जाती, तो वो कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 ही होने चाहिए, तो हम यहाँ पे 8 पूरे करके फिर एक कर सकते हैं। 8 से अगर हमें 8 होने चाहिए या 8 से कम होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, अगर 8 से ज़्यादा हो रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, किसी की ये हो सकती है, किसी की ये, किसी की ये, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। आउटर मोस्ट शेल, अब यहाँ पे मैं ये बन रही थी, अगर मैं यहाँ पे 9 कर देती, लेकिन उसने कहा कि 8 ही होने चाहिए या 8 से कम, तो फिर मैंने एक दूसरी लेयर में अरेंज कर दिया। ठीक है, थर्ड वाला क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, द शेल्स इन द फिल्ड स्टेप बाइज मैनर, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन द गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास ये एटम है, आपकी ये शेल कंप्लीट नहीं हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, आपका मन किया कि 2 चलो यहाँ पे भर दो, नहीं, आप इस शेल को भर के ही उस शेल में जा सकते हो। जब तक ये शेल की कैरिंग कैपेसिटी पूरी नहीं हो जाती, या फिर 8 से कम या 8 पूरे नहीं हो जाते, आप, मतलब ऐसा कहने का है कि अगर आपने 3 अरेंज करने हैं बेटा, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आपने क्या किया, यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ से नहीं, हमेशा आप न्यूक्लियस के पास से ही शुरू करोगे, और जब तक ये दोनों फिल, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2 की है, जब तक ये दोनों फिल नहीं हो जाते आप इसमें नहीं जा सकते। अगर जब तक इसमें 8 नहीं फिल हो जाते, 8 नहीं फिल हो जाते, आप इसमें नहीं जा सकते। जब तक इनकी एनर्जीज़ ख़त्म नहीं होती हैं तब आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। बट उस केस में आपने देखा कि आपको जाना पड़ा, वो उसके रूल सेकंड के अकॉर्डिंग था कि आउटरमोस्ट शेल में 8 होने चाहिए या 8 से कम होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट जंप मार सकते हो। अगर आपके 9 बन रहे हैं आउटरमोस्ट शेल में या 10 बन रहे हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो आप क्या करोगे, आउटरमोस्ट शेल में 8 रख के 2 नेक्स्ट में डाल दो, वो फिर क्या है, 2 नेक्स्ट में डाल दिए हैं आपने, बेसिकली वो जो 2 आपने नेक्स्ट में डाले हैं वो 8 पूरे होने चाहिए या 8 से कम, 8 से कम तो है ही, तो ठीक है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट 18 का दिया हुआ है। अब मैं ये टॉपिक बार बार नहीं करवा रही क्योंकि ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। अब हम समझते हैं वैलेंसी।
सो वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट शेल्स. ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जैसे ये एक एटम है, ये मतलब मान लो आउटर मोस्ट शेल ये वाली बन रही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए, यहाँ पे आपने 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए, ये आउटर मोस्ट शेल बन रही है. जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल को बेटा, आउटर मोस्ट को हम वैलेंस शेल भी बोल देते हैं, वैलेंस शेल भी बोल देते हैं, ये दोनों सेम है. और वैलेंस शेल में या फिर आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देते हैं, या आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं. ठीक है. फ्रॉम द बोहर-बुरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन, ये कहाँ से शुरू कर दिया इन्होंने, चलो. हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये देखो ऐसे अरेंज होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसकी ये वाली आउटर मोस्ट शेल बनेगी, जहाँ पे हमने 19 अरेंज की तो इसकी एम शेल बन गई, इसकी ये आउटर मोस्ट शेल बन गई. तो यही वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एंड अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. किसी के पास 8 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है. The combining capacity of an atom in their tendency to react and form molecule with an atom of the same different element explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell. अब देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम वैलेंसी बोलते हैं. ठीक है. जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स शेयरिंग करते हैं, आयंस शेयरिंग नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन या फिर लूज करते हैं. तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन लूज शेयर करता है, क्यों, अपना ऑक्टेट मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए. डुप्लेट मतलब कि उसके के शेल में, हमेशा के शेल में डुप्लेट होता है कि 2 पूरे होने चाहिए, क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी 2 की होती है. तो स्टेबिलिटी कैसे कोई भी एटम अटेन कर सकता है, जब उसमें ऑक्टेट पूरा कर ले या डुप्लेट पूरा कर ले. ठीक है. सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम दैट देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं विद एटम same or different elements. Thus we explain attempt to fully filled outermost shell which has 8 electrons. अब outermost shell में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए. was said to possess an octet. जब outermost shell में 8 पूरे हो गए octet, जब outermost shell में 2 पूरे हो गए, सिर्फ ये के शेल के केस में हो सकता है क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी 2 होती है, इसको डुप्लेट बोलते हैं. एटम्स वुड थस रिएक्ट, एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, सो दैट ऑक्टेट पूरा कर सके आउटरमोस्ट शेल में. दिस इज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग. शेयरिंग से भी हो सकता है, गेनिंग से भी हो सकता है, वो लूजिंग से भी हो सकता है. जैसे कि अगर मैं HCl की बात करूँ, हाइड्रोजन में थोड़ा इनको स्प्लिट करके लिखते हैं थोड़ा सा. क्लोरीन में 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 है. इसको अपना ऑक्टेट मतलब इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, दोनों के 1 ही इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करते हैं, HCl, जो कि ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं. अब ये चैप्टर 3 में आपने अच्छे से पढ़ना था. ये फिर क्या करेंगे, ऐसे शेयरिंग कर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स की. बट अगर हम NaCl के केस में देखें, यहाँ पे 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे सोडियम का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है कि अपना वो ऑक्टेट पूरा कर सके. इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है. तो ये क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको गेन करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये गेन कर लेगा. इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो Na+ हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो Na- हो जाएगा. तो ये होते हैं आपके आयंस. ठीक है. तो गेन लूज भी कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं. देखा ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उन्होंने शेयरिंग भी की, गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लूज शेयर, सो ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में गिव्स अस डायरेक्टली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं. मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी वो
कंबाइन करके, लूज़ करके, गेन करके, शेयर करके कैसे भी स्टेबिलिटी अटेन करता है अपने ऑक्टेट उपलेट पूरा करने के लिए, उसके जो उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। द वैलेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर हमने करी है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच इन देयर आउटरमोस्ट शेल, मतलब कि उनके आउटरमोस्ट शेल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है। देयरफॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने ईजी रहेंगे या एक इलेक्ट्रॉन देना ईजी रहेगा ना। 7 लेने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो ये लूज़ कर देंगे। इनका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो दे आर सेड टू बी वैलेंसी ऑफ 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ेंगे उनको, एक। अगर 2 करना पड़ा तो 2, 3 करने पड़े तो 3 वैलेंसी हो जाएगी। मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं या फिर वो शेयर करते हैं, ठीक है, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। अब जैसे इनके आउटर मोस्ट शेल में देखो 1 है, 2 है, 3 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, इसकी वैलेंसी 1। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, इसकी वैलेंसी 2। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, इसकी वैलेंसी 3। मैंने वैलेंसी कैलकुलेट करने की ट्रिक बताई है कि अगर 4, 5 आता है तो 8 में से माइनस करना है, इस तरह से। अब इसमें 6 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन्स ईजी रहेंगे लेने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, ठीक है। सो कैन यू टेल द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, उसके लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम इज दिस, मैग्नीशियम यहाँ पे, एल्यूमिनियम यहाँ पे। इनको अरेंज किया KLMN शेल में, तो इसके यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने ईजी रहेंगे या 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने लूज़ करने ईजी रहेंगे, तो Mg ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो Mg2+ हो जाएगा। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने ईजी रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। वैलेंसी क्या बताती है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन, शेयर या फिर लूज़ किए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल इज क्लोज टू इट्स फुली कैपेसिटी देन द वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, क्या उसको 7 इलेक्ट्रॉन देने ईजी रहेंगे या एक लेना ईजी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। हैंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट, मतलब 8 में से 7 माइनस कर दो, 1 हो जाएगा। वैसे भी सोचने वाली बात है ना कि वैलेंसी क्या है, कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में आ रहे हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, प्लस नेगेटिव साइन आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, 1। तो गेनिंग, शेयरिंग और लूजिंग ही तो वैलेंसी होती है, चाहे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, शेयर कर ले या लूज़ कर ले, वही उसकी वैलेंसी है। शॉर्टकट ट्रिक से सीखना है वो मैंने अपलोड किया, उसका लिंक मैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज व्हाट्सअप चैनल में दे दूँगी। अगर आपने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो हैंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड कैसे किया जाता है, ऑक्टेट में से उसके 7 को माइनस कर दो, 1 वैलेंसी आ जाएगी। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखो 8 होता है, अब 6 है, उसको 6 इलेक्ट्रॉन देने ईजी रहेंगे कि 2 लेने ईजी रहेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर फिर क्या आ जाएगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो नेगेटिव साइन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, मतलब लूज गेन करने हैं, तो 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, 2, यही इसकी हो जाएगी वैलेंसी, ठीक है। देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की दे रखी है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर डिस्कस करते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। वी नो दैट प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एलिमेंट विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर, हमेशा याद रखना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कि 8 पे क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाता है, तो 8 हो जाता है, तो जो 8 है वो उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कैसे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते केमिकल रिएक्शंस में। अभी हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस देखी थी, अल्फा पार्टिकल्स में कैसे बनते हैं, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी चेंज हो रहे थे। देखो एटॉमिक नंबर, मैं यहाँ पे टेबल दिया ना, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक नंबर को हम Z से, कहीं Z लिखा है इसका मतलब एटॉमिक नंबर है,
एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना उतना ही क्या होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लेते, क्योंकि भाई प्रोटॉन्स तो हमेशा फिक्स रहेंगे। हमने पढ़ा कि जो सेंटर में होता है उसको निकलना डिफिकल्ट लगता है तो वो सेंटर में ही रहता है, प्रोटॉन्स फिक्स रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो गेनिंग शेयरिंग लूजिंग कंबाइनिंग कुछ भी करते रहते हैं, उनका नंबर फिक्स नहीं। अब हम ऐसा थोड़ी ना कि ऑक्सीजन का कल 8 था आज 7 कर दो फिर परसों 6 कर दो, कैसे याद रखोगे आप प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स सेंटर में होते हैं, उनको निकलना डिफिकल्ट है, वो फिक्स रहते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर इसके ऊपर बेस्ड होता है। और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते जाते रहते हैं तो उन पे हम डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि बार बार थोड़ी ना हम याद करेंगे एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, ठीक है। बट अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं। और आइसोटोप आइसोबार्स वैलेंसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवा दिए हैं तो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। सो इसलिए जो जेड को जी से डोनेट करते हैं इसको, वो प्रोटॉन्स पे एटॉमिक नंबर डिपेंड होता है, ठीक है। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ सेम एटॉमिक नंबर। हर एक एटम के पास सेम एटॉमिक नंबर होता है। मतलब कि अगर मैं एक गोल्ड फॉइल ले रही हूँ उसके अंदर सारी जगह गोल्ड 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 के एटम होंगे, तो ऐसा नहीं कि एक गोल्ड एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा। अब गोल्ड का तो हमें इतना करा नहीं, कुछ छोटी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कॉपर का बना हुआ है या फिर कोई कॉपर का बना हुआ है, कॉपर 29, ऐसा नहीं इसका मास नंबर 29 इसका कह दो 30, नहीं इसका भी 29 होगा, इसका भी 29 29 29 सभी का सेम हो जाने वाला है। इसको जेड से डिनोट करते हैं। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसी तरह से 6 जेड 6 है, मतलब 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है कार्बन का। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स है 6, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 होता है। मास नंबर बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि मास है ना, तो प्रोटॉन्स का मास, प्रोटॉन्स को प्लस कर दो न्यूट्रॉन्स को प्लस कर दो, इट विल गिव यू मास नंबर, जिसको हम ए से लिखते हैं। आफ्टर स्टडीइंग द, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास उसको तो हम निग्लिजिबल कर सकते हैं। आफ्टर स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज पार्शियली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस में होते हैं, हैंस इनको एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते थे। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, एक साथ होते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम उसके न्यूक्लियस में ही होता है। अब देखो अगर मान लो प्रोटॉन मुझे पता है कितने हैं, प्रोटॉन 6, न्यूट्रल एटम की बात करें प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन्स भी 6 होंगे। प्रोटॉन भी 6 है न्यूट्रॉन भी 6 है, मास नंबर निकाल लो ए, तो ये हो जाएगा +12 ए। तो 6 किसका होता है बेटा कार्बन, कार्बन का मास हो गया 12, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम का यहाँ पे इन्होंने एल्यूमिनियम के आयन की बात की है। एल्यूमिनियम बेसिकली Al3+ है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स विल गिव यू मास नंबर। प्रोटॉन्स कितने हैं, इसका मास नंबर तो 13 ही रहेगा, 13 प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं कितने हैं कितने हैं कैसे पता चलेगा। देखो ये न्यूट्रल एटम नहीं, ये एक आयन है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये जब मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं तो मैंने अच्छे से समझा रखा है कि ऐसा कैसे होता है। तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बेटा देखो 3 इसके अंदर क्या है, ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स ज़्यादा है, इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स ज़्यादा है। नहीं एल्यूमिनियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी KLm शेल में 2 8 3, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करे हैं तो प्रोटॉन्स ज़्यादा है इसके पास, प्रोटॉन्स तो ज़्यादा है मतलब 13 है। 13 कैसे होंगे, ये एक आयन है, ध्यान से सुनो बेटा, प्रोटॉन्स 13 हैं न्यूट्रॉन्स 14 होंगे। प्रोटॉन्स तो कभी चेंज नहीं होने वाले, वो तो हमेशा जो एटॉमिक नंबर है वही रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है चेंज होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे फाइंड करेंगे, देखो मास पता होना चाहिए उसके लिए, तो क्वेश्चन में गिवन होगा न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे, ए में से माइनस कर दो पी, ए क्या है मास नंबर, मास नंबर हमेशा गिवन होगा
मास नंबर 27 में से 13 माइनस कर दो, आपके पास 14 आ जाएगा। तो 14 आ गया तो इसका मास कैलकुलेट करोगे 27। अब आप सोचोगे ये क्या कर दिया, तो न्यूमेरिकल जो मैंने करवाया है ना उसमें समझाया हुआ है इसे, ठीक है। इसको ए से लिखते हैं, इन दी नोटेशन फॉर एन एलिमेंट एटॉमिक मास एंड द सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये एक एक्स एलिमेंट है, मतलब मान लो ये एक एक्स है, यहाँ पे जेड, यहाँ पे ये सुपर स्क्रिप्ट में मास, सबस्क्रिप्ट में हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ऐसे भी लिखते हैं इसको, एटॉमिक नंबर यहाँ पे, मास नंबर यहाँ पे। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ मास नंबर 12, इस तरफ भी लिख सकते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आप ऐसे लिख दोगे C12 6, फिर कोई पढ़ेगा कि ये मास एटॉमिक नंबर इतना है, मास नंबर 6, ये गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन का कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन का सिंबल N, दो तरह से लिख सकते हैं। मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7, या तो मास नंबर यहाँ पे 14, या तो फिर इस तरफ लिख सकते हो, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं आइसोटोप, आइसोबार्स। इन nature a number of atoms, some element has been identified which have the same atomic number but different mass number। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें मास नंबर जो एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास वेरी करता है। जैसे हाइड्रोजन में मास नंबर हमेशा, एटॉमिक नंबर हमेशा 1 रहेगा, मास नंबर किसी का 2 1 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है, ठीक है। तो इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम बोलते हैं। अब अगर मैं इसमें कहूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही जो इसका एटॉमिक नंबर 1, फिर इसमें न्यूट्रॉन्स कितने, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है। इसका प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने बेटा 1, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ये यहाँ से 1, इसमें से माइनस कर दो तो ये 1 1, तभी तो 1 प्लस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही तो मास देते हैं ना, 1 + 1 2 हो जाएगा मेरे पास। तो मतलब 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। इस केस में प्रोटॉन क्या है, 1 ही रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर फिक्स है। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, 1 - 3 2, तभी तो 2 + 3 2 + 2 1 + 2 3 बना है, ठीक है। इसी तरह से कार्बन, कार्बन में 12 13, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। जब मास डिफरेंट हो जाते हैं तो फिर वो आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह से क्लोरीन का एक तारा एक 35 बल आता है, मास सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, इनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल आइसोटोप आर डिफाइन, जो एटम्स सेम एलिमेंट है, दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों उनके सेम एटॉमिक नंबर्स हैं बट उनके मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। उसी को हम आइसोटोप बोलते हैं। हाइड्रोजन में भी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनको डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। आइसोटोप जो है वो प्योर ही है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज है डिफरेंट। अब आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे मैच करती हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, उनके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर में सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि उनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, क्योंकि वो तो हमें एटॉमिक बेसिस पे निकालते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मास पे डिपेंड करती है, इनका मास चेंज रहता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। द क्लोरीन अकर्स इन अ नेचर 2 आइसोटोप, ये 35 जिसका मास होता है, एक का 37U, जिसकी रेशो होती है 3:1, ठीक है। और क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट शुड टेक द मास ऑफ क्लोरीन एटम, तो एवरेज एटॉमिक मास निकाल लो, फिर एवरेज एटॉमिक मास निकाल लो। अब इसका मास क्या लेंगे, कैसे पता चलेगा ना, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखो, अगर आपको पता हो कि ये नेचर में जो 35 वाला है वो 75% एग्जिस्ट करता है या 25%, क्योंकि ये किस रेशो में 3:1 में, तो 3 कहाँ, इसमें 3 को कर दो तो आपको हो जाएगा। तो ये 35 इस तरह से फिर लिखते हैं, 35% ऑफ क्लोरीन, 35 ऐसे लिखते हैं फिर 35 इंटू में 35 ऑफ 75%,
75 क्योंकि नेचर में 75% ये मिलता है, 37% ये मिलता है। एवरेज एटॉमिक मास निकालो तो 35, 75% का साइन ओवर में 100 प्लस इसे इनको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया इतना है, इसको सॉल्व किया इतना, इन दोनों को जोड़ दिया तो आपके पास इतना आ गया। The mass of an atom is naturally element is taken as average mass if naturally occurring elements of that. If an element has no isotope, अगर किसी का आइसोटोप ही नहीं है तो फिर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को मास कर दो, आपको हो जाएगा द मास सम प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कर दोगे। बट इफ एन एलिमेंट के आइसोटोप्स है तो आपको इस तरह से एवरेज मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस डज नॉट मीन दैट वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ अ फ्रैक्शनल मास 35.u. इट मीन्स दैट if you take a certain amount of chlorine it will contain both the isotopes of chlorine and the average। अब ऐसा नहीं कि एवरेज मास में 35.5% एक एटम का है जिसका मास 35 है और 35.5% जो है यू जो है वो 37 वाले का है, ऐसा नहीं है। ये दोनों को मिला के ही एवरेज आया है। एप्लीकेशंस क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती है, लेकिन नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर बट सम आइसोटोप जिनकी प्रॉपर्टीज़ देखो। एन आइसोटोप ऑफ ए यूरेनियम, जो यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर जिसका 235 होता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में एज अ फ्यूल यूज़ किया गया है, जो पावर जनरेशन में काम आता है। एक कोबाल्ट का आता है, कोबाल्ट का जिसका एटॉमिक नंबर 27, मास 60 होता है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन का आइसोटोप भी होता है जो कि मास नंबर आई थिंक एटॉमिक नंबर आई थिंक 53 है, मुझे ये श्योर नहीं, बट ये श्योर है कि मास इसका 131 होता है। वो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। अच्छा, ग्वाइटर की प्रॉब्लम से क्या होते हैं, एक तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, एक मेंटली रिटार्डेड भी होता है जिसमें बच्चा मेंटली डिसऑर्डर होते हैं उसमें, है ना। तो ग्वाइटर की कमी को पूरा करने के लिए सबको पता है क्या खाना चाहिए, सी फूड खा लो ज़्यादा, है ना, उससे भी हो सकता है। या आयोडी का इनटेक बढ़ा दो, कैसे बढ़ाओगे, आयोडाइज सॉल्ट का आगे सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था ना इसके बारे में, ठीक है। और भी होते हैं इसमें, तो बहुत थोड़े से दिए हैं आपको, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि सोडियम, ये छोड़ो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी कुछ और इजी सा एग्जांपल लेते हैं। एक होता है जो बेसिकली एक होता है फॉस्फोरस जिसका 32 होता है मेरे हिसाब से एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास फॉस्फोरस का 15, वो ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। बहुत सारे हैं बट अभी आप इतना ही करो, ठीक है, 7-8 है। लेट अस, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं इनमें से, तो कर लेना अच्छे से। आइसोबार क्या होते हैं कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास सेम है। जैसे कि कैल्शियम की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का भी 18 है, लेकिन उनका मास जो है वो 40 है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, ठीक है। दिस इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को जोड़ के ही आया होगा मास। इसका मतलब सेम इन द एटम्स, मतलब इसका मतलब यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स यहाँ पे तो 18 ही रहेंगे, इसमें भी 20 रहेंगे, तो प्रोटॉन्स ही चेंज हो रहे हैं दोनों केस में, न्यूट्रॉन्स तो फिर सेम रहेंगे, है ना। वैसे वो भी हो जाता है, वेरी करते हैं, वो एक बार अच्छे से पढ़ना। अच्छा, क्योंकि आपको फॉर्मूला दिया है, दोनों साइड में से न्यूट्रॉन्स निकालने की कोशिश करना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर हो, उसी को आइसोबार्स भी बोलते हैं। सो इसी के साथ आपका चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम डन होता है।